हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा वीडियो जो है वो स्टेट ऑफ मैटर पे, जो 11th और जेईई नीट पर्पज से 12th में भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन स्टेट ऑफ मैटर को समझने से पहले मैटर की डेफिनेशन को समझना होगा, जो आपने लो स्टैंडर्ड में भी क्लास में पढ़ी है। मैटर क्या है? तो आप मैटर के लिए क्या कहते हैं बच्चों? विच एनीथिंग occupy space and consist mass, ठीक है, मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और कंसिस्ट। ठीक है, इसको अपन 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है। तो मैटर की फिजिकल स्टेट अलग अलग हो सकती है, तो वो फिजिकल स्टेट अपनी जो किस बेसिस पे होगी। तो उसके बाद आता है डेफिनेशन के बाद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड, उस फिजिकल स्टेट में लाने के लिए बच्चों इसमें 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस ज्यादा फ्लो क्यों करती है। तो उसके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है रिजिडिटी का मतलब फ्लो नहीं करना, और एक होता है फ्लूइडिटी का मतलब इसके अंदर फ्लो करना, यानी कि पार्टिकल्स रुकते नहीं, उल्टा फ्लो करते हैं। तो रिजिडिटी जो होती है उसमें सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे ये ऑसिलेट तो कर सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये यहां से माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये माइग्रेशन अगर इसमें नहीं होता है तो इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं रिजिडिटी। ऐसा तभी होगा जब आपके पास में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो आपस में एटम के बीच में, और दूसरा थर्मोडायनेमिकली जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी जो इसको मूवमेंट देती है वो लीस्ट हो जानी चाहिए, ताकि उस पार्टिकल्स का माइग्रेशन रुक जाए। तो थर्मोडायनेमिकली चेंज इन एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो और ऐसे जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको अपन जो फिजिकल स्टेट में कैटेगरी देंगे, दैट इज नोन एज सॉलिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा होता फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल को अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फ्लो होता तो उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी में 2 तरह का, एक तो स्लो और एक फास्ट। तो इसमें 2 तरह के होंगे, जिसमें एक आप देखेंगे लिक्विड स्टेट, और दूसरा आपका जो होता है उसको बोलते हैं अपन गैसियस स्टेट। तो गैस, लिक्विड स्टेट एंड गैस, ये दोनों ही फ्लूइडिटी कैरेक्टर रखते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा ये रैंडम अरेंजमेंट्स में रहते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में है और भी कोई कंपाउंड, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन रहता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, जिस वजह से ये एक पर्टिकुलर जगह पे माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं लिक्विड स्टेट। गैस में क्या होगा, इनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है और हाई रिपल्सन रहता है, इसीलिए इनको अपन बोलते हैं गैसियस स्टेट। यानी कि इस जगह पे आपका मिनिमम अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, हाई रिपल्शन हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, एंड लार्ज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थर्मोडायनेमिकली गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है, जिससे गैस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट सिटिंग इन क्लास में जब आप सिटिंग में रहते हैं, क्लास चल रही हो, तो आप सॉलिड स्टेट यानी रिजिड रहते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स वहां से मूव नहीं करता। और स्कूल की रेसेस हो जाए तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर आप मूव करते हैं रैंडमली, तो वो आपकी रेसेस के अंदर लिक्विड स्टेट आती है। और फिर आप स्कूल का ऑफ होने के बाद जो घर जाते हैं तो उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसे बोलते स्टूडेंट्स आर गोइंग एट होम, दैट इज गैसियस स्टेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इंट्रोडक्शन के बाद में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिसको शॉर्ट में अपन इस पूरे क्लासिफिकेशन बोलेंगे IMF। IM की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटर, M फॉर मॉलिक्यूलर, F फॉर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर जैसे नाम से ही पता लगता है, इंटर मींस इन बिटवीन टू। इंटर कहीं पे भी वर्ड आता है तो इन बिटवीन टू, कम से कम 2 और मोर कितने भी हो सकते हैं, इन बिटवीन 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे अपने पास में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, HF है, तो HF के अंदर 2 HF के मॉलिक्यूल है और इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो अपोजिट पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर देंगे बाय अपोजिट चार्ज, पार्शियल जो चार्ज है इनके पास में। और ये मान लो इसको मॉलिक्यूल A मान लेते हैं और इसको मॉलिक्यूल B मान लेते हैं। इन मॉलिक्यूल के बीच में जो ये अपोजिट पोल की वजह से, ये प्लस पोल है और ये आपका माइनस पोल है, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगा। ठीक है, तो इसको और इट्स टाइप। अब ये फोर्स कितने टाइप्स का हो सकता है? तो इसमें जैसे पहला है डायापोल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अभी मीनिंग बताते हैं आपको डायापोल का, इसका वीडियो भी आप अगर वॉच करेंगे तो
डायापोल आयोनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंस्टेंट इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतने टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेचर में फिजिकल स्टेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब इनके एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, इसमें जाने से पहले दो मीनिंग, एक तो डायापोल, डायापोल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे वाटर या HCl, कोई भी ले लीजिए HCl जैसे, तो नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा रादर देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो नाम से ही पता लग रहा है डाई, डाई मींस टू, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, और पोल मींस प्लस माइनस, तो ये डायापोल HCl है। वाटर का आप बेंड शेप स्ट्रक्चर जानते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, तो इसमें भी इसी तरह से वाटर थोड़ा सा ज्यादा डाइपोल क्योंकि इसके पास नेगेटिव डिफरेंस अच्छा है, तो ये सारे डायापोल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से आपका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाए, तो इससे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इसी को अपन बोलते हैं डायापोल। तो डायापोल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जैसे सपोज ये दो कैटेगरीज का हो सकता है, होमोजीनियस, एक तो आप इसमें होमोजीनियस वर्ड यूज कर सकते हैं, और अलग अलग अगर कोई दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन क्या मानेंगे, एक डायापोल मॉलिक्यूल है इस तरह से। अब इसको अपन इमेजिनरी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको एक डिजाइन दे देंगे, डिजाइन इन द सेंस कि इस तरह का कुछ ना, बीच में HCl लिख दीजिए, एक पोल प्लस हो जाएगा एक पोल माइनस है, ये कैसी एक इमेजिनरी डिजाइन है। अब ये HCl आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कैसे करता होगा, इस अट्रैक्शन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं। तो HCl में क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट चार्ज, जैसे प्लस पहले HCl का प्लस माइनस, बीच में HCl लिख दो, HCl, दूसरे का माइनस प्लस, तो ये जो अपोजिट चार्ज होगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B, A, B, C, D, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, और इनके बीच में जो ये आप देख रहे हैं अपोजिट चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, डायापोल, तो दो आ गया डायापोल, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब आपस में सेल्फ एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये भी डायापोल है, ये भी और भी डायापोल्स है, इसीलिए ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे, और चूंकि ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में है तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस में आप मान लीजिए कोई भी दो चीज को मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना हो लैब के अंदर, तो ऑब्वियसली उसमें आप HCl ऐड करेंगे, तो वाटर का इमेजिनरी स्ट्रक्चर आप ऐसे बना दीजिए जिसमें बीच में H2O लिख दो और प्लस माइनस, जैसा कि अपन ने कहा वाटर में पोल, टोटल पॉजिटिव एक जगह लिख दिया, टोटल नेगेटिव एक जगह, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका किसका है स्टूडेंट्स, HCl का, तो HCl को भी इसी तरह से मान लीजिए, तो एक प्लस और एक माइनस। अब ये दोनों आपस में जब डाइल्यूट फॉर्म बनाते होंगे तो किस तरह से रहेंगे, इसमें स्टूडेंट्स आपको अल्टरनेट करना है, जैसे ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जैसे प्लस माइनस इस तरह से चलाइए, प्लस माइनस, अब इनके बीच में स्टूडेंट्स आप HCl डाल दीजिए, तो जैसे मान लो पहला HCl आपका यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस HCl का कैसा होगा, इससे अपोजिट माइनस प्लस HCl, ये आपका H2 है, इसके बीच में जो HCl आएगा स्टूडेंट्स उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे वापस से आएगा तो माइनस प्लस HCl, तो इनका एक आपका HCl मॉलिक्यूल है, एक आपका H2O मॉलिक्यूल है, दोनों ही डायापोल, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो, इसीलिए लैब में डाइल्यूट HCl बन पाता है, क्योंकि वो वाटर के साथ में एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए सोल्यूबल हो जाता है, उस फोर्स का नाम होता है डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और चूंकि ये डिफरेंट एटम के बीच में, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स, डायापोल आयोनिक IMF। जैसे स्टूडेंट्स आपको NaCl को डिसॉल्व करना वाटर के अंदर, तो वाटर तो पहले से ही कैसा है स्टूडेंट्स, डायापोल है, अभी अपन देखा NaCl कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल, तो आयोनिक कंपाउंड है, तो डायापोल और आयोनिक, जैसे ही आप वाटर के अंदर NaCl ऐड करते हैं तो आपका Na और Cl डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद चूंकि ये आयोनिक एटम से स्टूडेंट्स, तो स्फीयर फॉर्म में रहेंगे ऐसे, और इसके सराउंडेड में डिसॉल्व होने की, इसीलिए देखो अपन NaCl के वाटर को
यानी कि नमक के पानी को कितनी देर भी रख दो, कभी भी NaCl बॉटम में सेटल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक फोर्स वर्क करता है वाटर और NaCl के बीच में। तो Na का पॉजिटिव चार्ज, अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंड शेप होता है, दैट वी लर्न है ना, बैंड शेप होता है ऐसा। तो बैंड शेप होने की वजह से इसमें क्या होगा, जैसे सोडियम आया तो सोडियम को अट्रैक्ट करके रखने के लिए ऑक्सीजन आगे आ जाएगी, यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स वो आपको इस तरह से बनाना है। ऑक्सीजन विल कम फर्स्ट और इसके सराउंडेड में आप पीछे जो रहेंगे वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाटर एटॉमिक, तो आपका ये तो आयोनिक हो गया और ये आपका डायापोल हो गया, तो नाम क्या पड़ गया, डायापोल। ये डायापोल है पूरा, माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डायापोल और ये आपका आयोनिक, तो डायापोल आयोनिक, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले। ऐसे कैसे स्टूडेंट, Cl में भी हो जाएगा, Cl में रिवर्स होगा, हमेशा हाइड्रोजन आगे आएगी डायपोल में ना, हाइड्रोजन, तो क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन बैक में चली जाएगी, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो रहेगी बैक में, अवे फ्रॉम, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा नहीं तो। और H+ जो होंगे स्टूडेंट्स ये आपके क्लोरीन के पास में इंटरेक्ट करके रखेंगे, तो नाम तो वही रहेगा डायापोल आयोनिक, वो आयोनिक पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो इसको इस तरह से आपका NaCl वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है। अब स्टूडेंट्स थर्ड कैटेगरी आती है इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नाम से ही पता लग रहा है इंड्यूस्ड, यानी कि पहले डायपोल नहीं था, बाद में उसमें इंड्यूस्ड किया गया। जैसे स्टूडेंट्स अपन क्लोरीन गैस को वाटर में डिसॉल्व करें, Cl2 डिसॉल्व्ड इन, कुछ टाइम के लिए जो डिसॉल्व रहती है CO2 जो एंटीसेप्टिक का काम भी करती है, वाटर सप्लाई में भी आता है, तो ये क्लोरीन गैस जो होती है ये नॉन पोलर होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी क्लोरीन की नेगेटिविटी इक्वल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना, इसीलिए अभी ये स्टार्टिंग में नॉन पोलर या न्यूट्रल रहती है। जबकि आपका जो H2 है बच्चों, ये आपका कैसा रहेगा, प्लस एंड माइनस, डायपोल फॉर्म में रहेगा। अब ये H2 क्या करेगा स्टूडेंट, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इन इलेक्ट्रॉन को किसी एक क्लोरीन की तरफ हल्का सा ऑसिलेट करवा देगा, तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड। पहले न्यूट्रल था, पहले डायपोल नहीं था, लेकिन जो जिस सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट क्या करेगा, उसके ऊपर जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन उस पर थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटर अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट होंगे तो क्लोरीन में भी एक पर्टिकुलर टाइम्स के लिए इंड्यूस्ड फोर्स, इंड्यूस्ड डायापोल जो पहले नहीं था, इसीलिए ये तो डायापोल पहले से ही है, ठीक है, इसमें बाद में आया, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डायापोल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इंड्यूस्ड डाया, तो डायापोल, इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल, दो कैटेगरीज होती है, एक तो डायापोल इंड्यूस कर सकता है जिसको ए कैटेगरी बोलते हैं, और बी कैटेगरी होती है ये काम कैटाइन भी कर सकता है। जैसे आपके पास में बच्चों NaCl है, NaCl में से Na ले लीजिए, तो ये स्फीयर फॉर्म है, ये भी कैटाइन है। अगर ये किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को, जैसे आयोडीन I2, नेगेटिविटी सेम है तो ये न्यूट्रल है अभी, लेकिन जैसे ही ये सोडियम इस शेड पेयर इलेक्ट्रॉन पे अपना इंटरेक्शन यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये हल्के से इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ शिफ्ट होते ही इस पे क्या होगा, इंड्यूस्ड डायापोल आ जाएगा। तो ये कैसा है आपका, आयोनिक, इसमें क्या डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड डायापोल, बाद में डेवलप हुआ इसीलिए उसको इंड्यूस, तो नाम क्या पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, आयोनिक इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये दो कैटेगरी आपकी इंड्यूस्ड के अंदर आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंस्टेंट इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जनरली या तो नोबल गैसेस में मिलेगा स्टूडेंट, जहां पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा इमेजिन कर लिया जाए जैसे हीलियम मॉलिक्यूल है और उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ टाइम के लिए अगर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इम्बैलेंस हो जाए, तो उस वक्त इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक दूसरे के न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि एक एटम जो होता है बच्चों उसमें पॉजिटिव भी होता है न्यूक्लियस में और सेल में नेगेटिव, तो अपने आप में एटम भी डायापोल होता है, चाहे वो टाइनी है लेकिन डायापोल जरूर होता है। तो ये एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए लगता है और वापस डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा। इंड्यूस्ड, चूंकि इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे इसीलिए इन्होंने इसके खींच लिए, तो ये इंड्यूस्ड फॉर्म होगी। और एटम अपने आप में प्लस माइनस डायापोल, ये एटम भी प्लस माइनस तो डायापोल और इंटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंट इंड्यूस्ड डायापोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल आपस में जिससे अट्रैक्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो होता नहीं है, तो इनके बीच में कुछ इंस्टेंट फोर्स लगते हैं जिसको डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसके दो नाम और याद रख लीजिएगा, इसको डिस्पर्सन फोर्स या साइंटिफिक नेम पे इसको लंदन बॉन्ड भी, लंदन फोर्स कह सकते हैं,
और लंदन बॉन्ड भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट वन है हाइड्रोजन। स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने सुना हो, हाइड्रोजन वर्सेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फॉन, ऐसे याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन फॉन करेगा FON को, तो उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि इसकी कंपलसरी कंडीशन है कि उसमें नेगेटिविटी 3 और मोर देन 3 होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.01 और हाइड्रोजन की 2.1। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन, जैसे स्टूडेंट्स वाटर, तो वाटर के बीच में जो फोर्स लगता है, तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारे एग्जांपल है, आप HF में देख सकते हैं, NH3 तो ये है स्टूडेंट्स टोटल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीडियो पॉज करके, ठीक है, फोटो ले लीजिए और नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, द गैस लॉज। इनकी कौन कौन से गैस लॉज अपन को पढ़ने हैं। उसमें मोस्टली 4 लॉज मेन होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ, एक होता है गैलुसेक लॉ और एक होती है एवोगैड्रो लॉ। स्टूडेंट इसमें ट्रिक ये है कि जैसे आपको एग्जाम में रिकॉल कैसे करना है कि कौन सा लॉ किस दो वेरिएबल फंक्शन के बीच में रिलेशंस बताता है। तो सिंपल सा एक ट्रिक ऐसे याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करो, पहले आइडियल गैस इक्वेशन याद कर लो। हालांकि आइडियल गैस इक्वेशन इससे डिराइव होगी, लेकिन इसको याद रखने से आपको फायदा ये होगा कि आप लॉ की डेफिनेशन, लॉ के फॉर्मूले आराम से याद कर पाएंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, PV = nRT, ये हो गया, ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें से R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितने वेरिएबल्स रहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल ऑफ गैस जिसको अमाउंट ऑफ गैस भी कह सकते हैं, और टेम्परेचर। अब चूंकि कोई भी लॉ होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली किसी दो वेरिएबल्स में काम आएगा, और जो उस लॉ में काम नहीं आएंगे इनमें से वेरिएबल्स, उनको कांस्टेंट या फिक्स्ड मान लेंगे। इससे आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो। पहले तो अपन को पहले राउंड में ये पता लगाना है कि कौन सा लॉ कौन से दो वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, उनका आपस में रिलेशन क्या। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो बॉयल्स से याद रख लीजिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसका ट्रिक है याद रखने का, बॉयल्स ने लस्सी पीवी, बॉयल्स ने लस्सी पीवी, ठीक है, तो लस्सी पीवी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रख लीजिए। फिर है चार्ल्स को घूमने का शौक है, तो ये चार्ल्स किसी बढ़िया प्लेस पे जाता तो चल VT, ठीक है, कोई प्लेस का नाम दे दिया आपने चल VT, तो चार्ल्स का मतलब चलना और VT, चल VT, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का हो गया। गैलुसेक है, तो गैलुसेक जी पटना गए, गैलुसेक जी पटना गए, तो पटना से याद रह जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर। और एवोगैड्रो के मना करने की आदत थी, इसीलिए इसको बोलते हैं नो वे, यानी कि N और V में। तो पहले राउंड में स्टूडेंट एटलीस्ट आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा लॉ किससे रिलेटेड है। तो जैसे हम आपसे कहते हैं कि बॉयल्स लॉ, तो आप क्या कहोगे, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, चाहे वो इनवर्सली है, डायरेक्टली रिलेशन दे रहा। चार्ल्स लॉ विच गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, गैलुसेक लॉ विच गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एवोगैड्रो मींस अमाउंट ऑफ गैस, जिसको मोल भी कह सकते हैं, और आपका वॉल्यूम। तो याद कैसे रखेंगे, वापस से रिकॉल करिए, बॉयल्स ने लस्सी पीवी, है ना, और फिर चार्ल्स का घूमने का शौक, तो चल VT किसी स्पेस का, प्लेस का नाम हो सकता है। गैलुसेक जी पटना गए, तो पटना में PT आ जाएगा, और एवोगैड्रो की मना करने की आदत है, तो नो वे, कहीं नहीं जाना है, इनको शौक नहीं था घूमने का, तो नो वे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इनके साथ में कांस्टेंट कौन कौन है, जो वेरिएबल इसमें नहीं आया वो अपन डेफिनेशन के अंदर कांस्टेंट पे बोलेंगे, इसको याद रखिएगा पक्का। तो अब देखो कौन P और V आया, इसका मतलब कौन सा नहीं आया, N और T नहीं आया, तो N और T यहां पे कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या आया, VT, तो V और T आया, तो पीछे क्या रह गया, N और P इसमें कांस्टेंट आएगा। फिर है PT, तो यह आपका P और T हो गया, तो पीछे क्या रह गया, N और V, इसमें कांस्टेंट आ जाएगा या फिक्स्ड आ जाएगा। और N और V अगर आपने यूज कर लिया तो पीछे क्या बचा, P और T। तो इसीलिए ये आइडियल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी लॉ को याद करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसीलिए इसको पहले रफ में लिख दो आप, PV = nRT, फिर इसके बेसिस पे आप अपने लॉज के बारे में जो मैंने ट्रिक बताई और प्लस उसकी डेफिनेशंस में, ठीक है। अब जैसे आप डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट, कोई भी रटना नहीं है, कोई भी आपसे पूछ ले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, वो बहुत सिंपल है, आपको बॉयल्स की लस्सी PV, तो PV तो आपको याद रह गया, तो अपन क्या कह देंगे, एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो कहलाएगा एट फिक्स्ड अमाउंट, का मतलब वही मोल ही हो गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ।
चार्ल्स को कैसे डिफाइन करोगे? दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज नोन एज चार्ल्स लॉ। डेफिनेशन आपको खुद को बनानी आनी चाहिए। गैलू से कहां गए? पटना, तो पीटी आ गया, तो पीछे क्या बचा? एनवी। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसीलिए इस लॉ को प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ में क्या होगा? मना करना, तो एनवी नो वे, और इसमें हो जाएगा पीटी कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोल ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये आपका स्टार्टिंग के अंदर कौन से इस लॉ के बेसिस पे। अब स्टूडेंट इसमें से लॉ 1, लॉ 2 और लॉ 4 ये जो है ये मिलके आपके आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, जो आगे डिस्कस। अब अपन को इंडिविजुअल लॉ में और क्या एक्स्ट्रा लिखना वो देखिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल में किसी लॉ को कैसे काम में लेंगे। तो इसके लिए पहला लॉ याद करिए, कौन सा था स्टूडेंट्स? बॉयल्स लॉ। वीडियो पॉज करके सोचो इसके रिलेशन क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो बॉयल्स लॉ गिव्स मैथमेटिकल रिलेशन, बॉयल्स ने रस्सी पीवी, इसका मतलब पी और वी। यहां बोलिए आप ऐसे डायरेक्टली पी वर्सेस आपका वी हो जाएगा। ठीक है, वर्सेस यानी कि रिलेशन इन बिटवीन है ना, इसको इधर पी एंड वी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, तो अपन क्या बोलेंगे। और इसके लिए कांस्टेंट क्या था स्टूडेंट्स, याद है आपको? एन और टी, ये दो। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन के अंदर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द pressure inversely proportional to volume। ये आपकी नोन एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, नोन एज बॉयल्स लॉ। अब आप रिलेशन ले लीजिए, यहाँ पे P रेसिप्रोकल ऑफ V इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो एक तरफ P और V ले लीजिए, चूंकि ये इनवर्सली है इसीलिए आपका ग्राफ इंक्लाइंड आएगा, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी दूसरी हमेशा इसमें कम होगी। तो वन इंक्रीजेस सेकंड विल बी डिक्रीजेस। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। अब चूंकि स्टूडेंट न्यूमेरिकल में या तो दो सिचुएशन को कंपेयर कराते हैं या ए और बी गैस मानते हैं, इसीलिए हमें इस लॉ को डिराइव करें तो ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के और अपॉन में आ जाएगा वी। वी को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या बन जाएगा? पीवी इज इक्वल्स टू के। ये आपका विद कांस्टेंट पीवी वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल के अंदर ए और बी दो कंडीशन दे देंगे, या तो दो कंडीशन दे देंगे या दो गैस अलग अलग मान लेंगे, जिसमें आपको P1 V1 इक्वल्स टू के और दूसरा हो जाएगा P2 V2 इक्वल्स टू के। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करते ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा? P1 V1 P2 V2, ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब जब आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा तो इसमें से तीन वेरिएबल आपको दे रखे होंगे, एक वेरिएबल ही आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप बॉयल्स लॉ को इस तरह से अप टू न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सेकंड, जिसको अपन ने याद किया था, कौन सा? चार्ल्स लॉ, है ना। तो चार्ल्स को क्या था? चलने का शौक था, इसीलिए वीटी। तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन वी एंड टी के बीच में रिलेशन देगा ये लॉ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, याद करिए। Vt आ गया तो पीछे क्या रहा? N और P। तो अपन क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ये N हो गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जिसको मोल भी कह सकते हैं आप, गैस। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू को क्या बोलेंगे? चार्ल्स लॉ। फॉर्मूला क्या आएगा? Vt, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो V और T में आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और कांस्टेंट क्या क्या है इसके लॉ के लिए? तो कांस्टेंट आपका एक तो अमाउंट हो गया और एक प्रेशर, ये आपका इसमें कांस्टेंट या फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब वही के प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आ जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू के टी वेरिएबल को नीचे ट्रांसफर कर दो, V अपॉन टी इक्वल्स टू के। ये आपका विद कांस्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब वही जब न्यूमेरिकल पर्पस से इस चार्ल्स लॉ को यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको ए और बी कंडीशन, या तो ए और बी कंडीशन हो सकती है या दो अलग अलग गैस के लिए आपका कंपेरिजन कराते। कंपेरिजन करें तो एक पहली गैस के लिए क्या होगा? V1T1K, दूसरी के लिए हो जाएगा V2T2K।
ठीक है, कंपेयर कर लिया, K से K गया तो वापस क्या बचा पीछे, P1T1 इक्वल्स टू V2T2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। आप न्यूमेरिकल में 3 वेरिएबल आपको दे रखेंगे और एक आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट इसमें ये भी ध्यान रखना कौन सा लॉ पहचान में कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से लॉ का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, आपका सारा ध्यान कांस्टेंट पे होना चाहिए। क्योंकि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कोई भी गाइड के अंदर, तो स्टार्टिंग में लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इतना मतलब कि बॉयल्स के और एट कांस्टेंट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आपके बॉयल्स लो होने की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर है ओनली तो आपका चार्ल्स लॉ हो गया। प्रेशर टेम्परेचर दोनों होंगे तो एवोगैड्रो हो जाएगा, और वॉल्यूम और वो उसमें दूसरा गैलुसैक वाले पीटी रहेंगे, एनवी कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट पे ध्यान रखना कौन सा लॉ लगेगा, तो ये था आपका चार्ल्स लॉ, चल वीटी। यस स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ हमारा है वो है गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ। स्टूडेंट्स गैलुसैक लॉ क्या करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पटना गए, याद रख लीजिए, कांस्टेंट क्या रहेगा एन और वी, या आपके दोनों कांस्टेंट या फिक्स्ड कह सकते हैं आप इनको, फिक्स्ड। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बनेगी, एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम, दोनों साथ में लिख दीजिए, वॉल्यूम को फिक्स लिख सकते हैं, गैस एंड वॉल्यूम, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के, इज नोन एज गैलुसैक लॉ। क्या बनेगा फॉर्मूला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सीधे पटना गए, सीधे। ठीक है, उसके बाद में ये कांस्टेंट है, ग्राफ कैसा आएगा, वही P और T चूंकि डायरेक्टली है बच्चों तो इसीलिए इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब प्रोपोर्शनल टू हटाइए तो कांस्टेंट T हो जाएगा, T वेरिएबल है, नीचे ट्रांसफर कर दीजिए तो ये के आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वही फिर A और B सिचुएशन या A B गैस के लिए आपको न्यूमेरिकल में कंपेयर कराएंगे। तो पहली गैस या सिचुएशन के लिए P1T1 इक्वल्स टू K और दूसरी सिचुएशन के लिए P2T2 इक्वल्स टू K। K से K कैंसिल हो जाए कंपेयर करने के बाद में, तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, P1T1 P2T2, ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल में 3 वेरिएबल दे रखे होंगे, एक आपको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स फोर्थ लॉ का डिस्कशन करते हैं। फोर्थ लॉ जो हमारे पास में है वो है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या था, N एंड V, इनके बीच में इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशंस बताया। कांस्टेंट क्या रहेगा, P, तो P और T दोनों साथ में कांस्टेंट आते हैं, इसका मतलब एवोगैड्रो लॉ लगेगा। ये इसमें ट्रिक है, याद रखिएगा। तो आपको कांस्टेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेफिनेशन बनाए तो ये डायरेक्टली है, नो वे में, तो क्या बोलेंगे, दी, या पहले ये लिख दीजिए एट कांस्टेंट, तो पहले लिख दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस, मोल भी कह सकते हैं आप इसको, द अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ग्राफ जब देंगे तो N और V के बीच में डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, प्रोपोर्शनल टू हटाओ तो क्या आ जाएगा, KV। ठीक है, V को इधर ट्रांसफर कर दो, दोनों वेरिएबल इक्वल्स टू K, ये कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में सिचुएशन आ गई। अब वही वापस से याद करो, A और B दो कंडीशन हो सकती है या दो अलग अलग गैस हो सकती है। पहली के लिए क्या करेंगे, N1 क्या बोलेंगे उसको, N1V1 इक्वल्स टू K, और दूसरा हो जाएगा N2V2 इक्वल्स टू K। ये आपके पास में दो गैस के रिलेशंस आ गए, N1V1 और दूसरी बार N2V2। अब K से K कैंसिल करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला N1V1 N2V2, ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल। यस, वीडियो पॉज करके फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब अपने लॉ पढ़ लिए। अब लॉ के बेसिस पे जो हमने शुरू में इक्वेशन सीखी थी, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, तो वो एक्चुअली अपने ट्रिक के लिए अपने पहले लर्न कर ली। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन जो है वो इन 3 लॉ से बनता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो। याद रहे स्टूडेंट, गैलुसैक को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 2 वेरिएबल ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, प्रेशर टेम्परेचर, इसीलिए गैलुसैक को कंसीडर नहीं करना है। तो देखो कैसे डेरिवेशन कैसे बनेगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स का क्या रिलेशन होता है बच्चों, बॉयल्स ने लस्सी PV तो PV हो गया। ठीक है, और चार्ल्स का फिरने का घूमने का शौक तो चल VT।
ठीक है, और VT हो गया, उसके बाद में एवोगैड्रो का मना करना, कहीं नहीं जाना, तो नो वे, ये तीन हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इन सब में वॉल्यूम कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं रिवर्स लिख सकता हूं, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, तो ये आपका हो जाएगा V/P, एक ही बात है, इनवर्सली है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरे में ऑलरेडी V इधर ही है, तो ये इसके साथ लिख देते हैं एक बार अपन V2, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। थर्ड में स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली में V इधर ले लिया और N उधर, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स अपन अगर कंबाइंड करते हैं, ठीक है, कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, तो कंबाइंड में देखो V डायरेक्टली, अब देखो T और N के तो डायरेक्टली है और P के रेसिप्रोकल है, तो ऊपर तो लिख दो N और T, ठीक, इनटू में, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका प्रेशर, तो ये आपका कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल थ्री इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब P को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करते ही आपका क्या बन जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर करने के बाद में अब प्रोपोर्शनल टू हटाइए, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाए R। ध्यान रखना है वो जो इंडिविजुअल थे वो तो K कांस्टेंट थे, लेकिन ओवरऑल जो कांस्टेंट होगा गैस का वो R रहेगा, R और NT। इसको थोड़ा सा रिसफल करेंगे तो याद करने में इजी रहता है, NRT। इसीलिए आपका नाम क्या था, PV इज इक्वल, जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। तो ये फाइनली हमारे न्यूमेरिकल में भी यूज होगी, और ये वेरी फेमस स्टूडेंट जिसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। थर्मो में भी इसका यूज होता है और इक्विलिब्रियम में भी यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, और इस चैप्टर में इंडिविजुअली भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में अगर स्टूडेंट एन क्या है, मोल है, मोल नहीं दे रखा है तो आप इसको मास अपॉन, मास को W लिख सकते हैं और नीचे मोलर मास हो जाएगा, तो मोलर मास को अपन M लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे PV इज इक्वल टू W/M/RT। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये भी प्लेस कर सकते हैं। सारी चीज MKS टाइप में लेनी, जैसे टेम्परेचर है तो केल्विन में लीजिए, है ना, प्रेशर है तो आपका लीटर में लीजिए। और स्टूडेंट्स इसमें R जो है वो गैस कांस्टेंट है। R क्या कहलाएगा, गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो दो मेन है, एक तो MKS में जब लेंगे तो 8.314 जूल केल्विन मोल पर केल्विन मोल, और एक एटमॉस्फेयर पर लीटर में लेंगे तो 0.082। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एटमॉस्फेरिक पर लीटर। तो ये दो वैल्यूज मोस्टली यूज होती है इसके अंदर, कोई भी न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, और एक लास्ट स्टूडेंट्स, जब कोई आइडियल गैस इक्वेशन पे तीन वेरिएबल पे न्यूमेरिकल आता है, जैसे मान लो N और R तो कांस्टेंट हो जाए, लेकिन PVT, तो अपन इफ यहां लिखते हैं, इफ N एंड R तो पहले से कांस्टेंट है, बोथ कांस्टेंट या फिक्स्ड, तो अब पीछे क्या बचा, PV इक्वल्स टू T, T को इधर लिया हो तो PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट जो फिक्स्ड है, ये आ जाएगा। अब वही दो सिचुएशन जो कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा P1T1 इक्वल्स टू हो जाएगा P2V2 और T2। तो अगर कोई थ्री वेरिएबल वाला न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो ये आइडियल गैस एंड इट्स एप्लीकेशन। एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों पहले, जिसमें कंबाइंड गैस लॉ यूज करेंगे अपन। कंबाइंड गैस लॉ का मतलब जो हमारे पास में कंबाइंड गैस लॉ का फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे, तो PV इज इक्वल टू NRT से अपने लास्ट वीडियो में किया था, PV इज इक्वल टू NRT। अपने कहा था N अपने पास में फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा और R ऑलरेडी हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को निकाल दीजिए तो पीछे आपके पास में क्या बच जाएगा, PV/T। ठीक है, इज इक्वल टू NR का मतलब कांस्टेंट हो गया। तो ये अपने पास में कंबाइंड गैस लॉ आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे A और B के लिए, तो क्या बन जाएगा, P1T1 इक्वल्स टू P2V2 T2। ठीक है, ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अब अपन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो एक न्यूमेरिकल देखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 70 mm Hg pressure, the occupy 600 ml volume, what will be its pressure P2 कैलकुलेट करना है at height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस and volume of gas is 640। ठीक है, अब इसमें देखिए P1 आपका कितना हो गया 760 ml, V1 कितना दे रखा आपको 600 ml, T1 कितना हो गया, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में ध्यान रखना स्टूडेंट, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जितना आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसमें हमेशा 273 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। कितना, 273।
तो 273 उसमें ऐड कर दे, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 298, और दूसरा T2 हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273 ये 283 बन गया आपका, ठीक है। और V2 अपन को दे रखा है 640 ml, ये रहा। तो ये हमारे पास डाटा आ गए सारे। अब इसको कंबाइंड गैस लॉ यानी कि इस इक्वेशन प्लेस कर दीजिए। क्या निकालना है अपन को, एट प्रेशर हाइट, तो किसी हाइट पे जो प्रेशर, व्हाट विल बी द प्रेशर, यानी कि P2 अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो P2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, P2 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू तो नीचे चली जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, तो P1 V1 T2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई, P1 V1 और T2 ये तो आपका अप हो जाएगा इनटू में, और इसको नीचे लाएंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएगी, तो V2 इंटू T1। ओके, अब वैल्यू प्लेस कर दो। P1 कितना हमारे पास में 760, V1 कितना है 600, ठीक है। T2 हमारे पास है 283 अपॉन V2 कितना 640 इंटू T1 हमारा है 298। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, देखो इसका पॉसिबल आंसर क्या आएगा। यस, तो फाइनल आंसर आपका देखिए आपने किया होगा 676.6 mmHg आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा तो आपका एकदम परफेक्ट जवाब है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशंस होता है ये अपन डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम, याद करो फटाफट, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वीडियो पॉज करके सोचिए जल्दी से, क्या हो सकती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। ओके, एन क्या है यहाँ पे, मोल ऑफ गैस है ना, मोल ऑफ गैस। अगर मोल नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, मास, गैस का कितना मास है अपॉन मोलर मास है ना, M कैपिटल M ले लीजिए, मोलर मास ये लिख सकते हैं अपन इसकी जगह पे। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गई, PV इज इक्वल्स टू W अपॉन mRT, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। नाउ अब स्टूडेंट्स डेंसिटी क्या होती है, यस डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, रेशियो ऑफ दिस। तो अब देखो इसमें किस तरह से कर सकते हैं, ये V उधर ट्रांसफर करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, M उधर ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू V को उधर W के नीचे लिख दीजिए V को, ये आपका V, और M को उधर RT के नीचे लिख दो अलग से, RT अपॉन M, ये इस तरह से। अब मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी, तो यहाँ D प्लेस कर दीजिए, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा D RT अपॉन M, ठीक है। अब चूंकि मास और डेंसिटी में रिलेशन चाहिए अपन को, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, M और P को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, तो M इक्वल्स टू DRT, ये तीन तो ऊपर हो गए और P नीचे रह जाएगा आपका। तो ये आपका रिलेशन आ गया मोलर मास वर्सेस डेंसिटी में। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, मैं डरता हूं पढ़ाई से, है ना, पढ़ाई करने से, मैं डरता हूं पढ़ाई से, तो ऐसे इसका एक ट्रिक याद रख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। यस स्टूडेंट्स, अब डेंसिटी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mmHg प्रेशर पे डेंसिटी क्या आएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर जो ये 800 mmHg, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें, क्योंकि अपन को R एटमॉस्फेरिक मान लेना, तो 800 अपॉन 760, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो 760 mmHg होती है, इसीलिए इसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये हमारा आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगी प्रेशर की वैल्यू। नंबर 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास में इसमें 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 प्लस 100 साथ में कर दीजिए, तो ये आपका 373 केल्विन हो जाएगा। नाउ क्या फॉर्मूला होता है, मैं डरता हूं पढ़ाई से, ये फॉर्मूला हो गया। क्या निकालना है आपको, डेंसिटी। डेंसिटी को इधर लाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा MP, तो ये हो गया डेंसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, डेंसिटी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, MP अपॉन
RT कहाँ आ जाएगा डाउन में, यस। अब वैल्यूज प्लेस करते जाओ, वैल्यूज प्लेस करते जाइए, क्या क्या बनेगा इसके अंदर। तो डेंसिटी को इधर लेती है आपके RT, यस। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों इसमें 44। प्रेशर कितना है आपके पास में 800/760, ठीक है। और अपॉन में R लेना एटमॉस्फेरिक वाला 082 इंटू ये कितना है आपका 373, यस। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट, इसका जो अप्रोक्स आंसर आपका 1.5 ग्राम पर लीटर जो है इनवर्स के अंदर, ये आपकी लगभग डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या स्टेटमेंट्स आता है। तो सबसे पहले आप इसमें इमेजिन करेंगे, एक जैसे आपके पास कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर अपन ने गैसियस मिक्सर फिल कर दिया एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। गैसियस मिक्सचर है, वो गैसियस मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जो आपस में रिएक्ट नहीं करे, जैसे H2, नियॉन, CO2, O2। तो इस तरह से गैसेस सेलेक्ट करनी है जो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। और इसका जो टोटल प्रेशर आएगा, यानी कि इस पूरे मिक्सचर का जो अंदर यहाँ पे जो PT के क्रिएट होगा टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर एक्सर्टेड, ये गैसियस मिक्सचर कोलाइड करेगा तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा इसके अंदर, वॉल के अंदर, कंटेनर के अंदर। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव, ध्यान रखना है आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए वो गैसेस, इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस लाइक नियॉन प्लस CO2, जो आपने गैस ली वो और भी कोई हो तो उसको प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी कि सारों की टोटल कर दे पाए। अब पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी गैस का, तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ वन गैस, यानी कि जिस गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना उसका मोल, टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक है। टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर, तो गैसियस मिक्सचर का मोल ले लीजिए इनटू टोटल प्रेशर, जितना टोटल प्रेशर, तो यह आपका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वापस देख लीजिए कैसे होगा। पार्शियल प्रेशर है तो ये पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल। जैसे आपके पास 1 2 3 4 गैसेस है तो मोल, जैसे मान लो सपोज आपको CO2 का निकालना है तो PCO2 इक्वल्स टू मोल ऑफ दैट गैस, यानी कि मोल ऑफ CO2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा टोटल मोल, तो मोल ऑफ है, मोल ऑफ CO2 प्लस Ne प्लस H2 प्लस O2 जितनी भी गैसेस है, और इनटू हमको जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो ले लेंगे। तो इससे आप किसी भी गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस स्टूडेंट्स, हम जितनी भी ये गैसेस कलेक्ट करते हैं तो ये मोस्टली वाटर मोइस्ट होती है, यानी कि वेपर्स के थ्रू कलेक्ट होती है। तो इसीलिए कई बार आपको अगर ड्राई प्रेशर निकालना है ना, ड्राई गैस की फॉर्म में, तो जितना आपका टोटल प्रेशर है उसमें से हमेशा एक्वस टेंशन, टेम्परेचर हर टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, तो इसको अलग से आपको ये ड्राई गैस के लिए P टोटल माइनस एक्वस टेंशन जितना दे रखा हो उसको कम कर देंगे तो फिर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होगा। यस स्टूडेंट, इस पे जो न्यूमेरिकल होगा हमारा वो एक तो ये ऐसा हो सकता है टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C एंड D नॉन रिएक्टिव्स हो। ये तो ऐसे निकल, जैसे आपको कोई सिलेंडर दे रखा, उस सिलेंडर के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ गैसेस होगी, ठीक है, और उस गैसेस के अंदर मान लीजिए A B C D कोई भी नाम हो सकता है, CO2 H2 कोई भी गैस का नाम हो सकता है। अब मान लीजिए आपको A जो है, A का पार्शियल प्रेशर अपन ने X मान लिया, B का पार्शियल प्रेशर Y मान लिया, C का पार्शियल प्रेशर Z मान लिया, D का पार्शियल प्रेशर W मान लिया। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स हैं। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये जितने भी पार्शियल प्रेशर उसकी टोटल कर देंगे, तो P टोटल इक्वल्स टू आ जाएगा X प्लस Y प्लस Z प्लस W। तो इस तरह से डायरेक्ट गिवन प्रेशर्स में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर को सिर्फ ऐड करना है। यस स्टूडेंट्स, डाल्टन पार्शियल प्रेशर पे अपन एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। अ नियॉन ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 0.6 ग्राम O2
and 167.5 gram neon. If pressure of the mixture of gas in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of O2 and neon in this mixture? यानी कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर अपन को कैलकुलेट करना ऑक्सीजन और नियॉन के। स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर के लिए अपन को पता क्या चाहिए, मोल और मोल या मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो सबसे पहले अपन मोल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट 1 होगा इस न्यूमेरिकल का, पार्ट 1 कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल, यस मोल कैसे निकालेंगे? तो जैसे आपको O2 का मोल निकालना है तो O2 का हमारे पास में क्वांटिटी कितनी है 7.6 और मोलर मास कितना 32। नियॉन का निकालना है तो नियॉन का अपने पास कितना 167.5 और नियॉन का 20 आपका एटॉमिक मास हो गया। यस वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स कितना आंसर आया? तो 70/32 का आएगा 2.21 और 167.5/20 का आएगा 8.375। ये आपके मोल आ गए। अब मोल से अपन को स्टेप 2 करना है, कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 2 मोल फ्रैक्शन। मोल पार्ट 2 में अपन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? किसी एक का, जैसे ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन मोल ऑफ NO2 अपॉन मोल ऑफ NO2 प्लस मोल ऑफ नियॉन टोटल कर दीजिए। तो मोल कितना अपने पास, ऑक्सीजन का मोल देखो कितना आ रहा है 2.21। तो ये तो हो गया 2.21, डाउन में टोटल कर दीजिए दोनों की। तो 2.21 प्लस 8.375। तो ये आपकी सॉल्व करो इसको फटाफट। फिर दूसरा आ जाएगा एक्स ऑफ नियॉन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो ऊपर तो लिख दीजिए मोल ऑफ नियॉन अपॉन नीचे वापस वही मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ नियॉन। यस वैल्यू प्लेस करिए। मोल कितना था इसका 8.375 अपॉन नीचे टोटल आ जाएगी 2.21 प्लस 8.375। इन दोनों का आंसर निकालिए वीडियो पॉज करके कितना कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स इसका मोल फ्रैक्शन आपका देखो आंसर मैच करो, 0.21 आया होगा ऑक्सीजन का और नियॉन का आपका आया होगा 0.79। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो पार्ट 3 में अब आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल पार्ट्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं अपन सीधा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन आपके पास ऑक्सीजन का ये रहा, कितना है 0.21 इनटू टोटल प्रेशर। देखो क्वेश्चन में दे रखा 0.25 सॉरी 25, तो 25 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखो आंसर। इसी तरह से दूसरा अपने पास में कौन है नियॉन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इक्वल्स टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.79 इनटू टोटल में आ जाएगी आपकी 25। यस स्टूडेंट्स फटाफट सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। तो स्टूडेंट्स फाइनल पार्शियल प्रेशर का आंसर हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपका आएगा 5.25 बार और नियॉन का आपका पार्शियल प्रेशर आएगा 19.75। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए एज पर क्वेश्चन डिमांडेड। यस वीडियो पॉज करके स्टूडेंट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा हेडिंग है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कशन है। तो जैसे पॉइंट नंबर 1, ईच गैस मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या एटम्स एंड दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फर्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सेकेंड, ईच गैस मॉलिक्यूल हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। एक गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। सारी गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एक गैस का मॉलिक्यूल बहुत ही कम आएगा। नेक्स्ट है each gas molecules are having negligible intermolecular attraction। इनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, so they always move। इसीलिए वो हमेशा कंटिन्यू जो है मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल कभी होल्ड नहीं होते पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट है गैसियस मॉलिक्यूल आर हैविंग रैंडम मोशन। ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, फिर किसी कंटेनर की वॉल से टकरा जाते हैं, टकराने के बाद दूसरे जिगजैग प्रोसेस में आ जाते हैं, तो रैंडम मोशन चलता है गैसियस मॉलिक्यूल्स में। गैसियस मॉलिक्यूल आर स्फीयर। जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको एक सॉलिड स्फीयर की तरह मानना है। सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी
व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर। ये एक्चुअली स्फीयर होते हैं और स्फीयर जब आपस में टकराते हैं तो किसी भी तरह का लॉस ऑफ एनर्जी आपस में नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल कोलाइड टू वॉल, जो कंटेनर की वॉल है उस पर टकराते हैं, व्हेन दे ऑलवेज क्रिएट प्रेशर, तो वो कंटेनर की वॉल पे जैसा पर कहते हैं ना किसी बैलून या सिलेंडर के अंदर ये मेंटेन कैसे रह जाता है प्रेशर, तो इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यू वॉल पे टकराते रहते हैं जिससे आपका प्रेशर क्रिएट होता है बैलून के सराउंडेड में या सिलेंडर्स में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल ऑन गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल में किसी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल सेम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सेम रहती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसियस बिहेवियर। यस, इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को नोट कर लीजिए स्टूडेंट, आपको एग्जाम में इसी तरह से शॉर्ट में लिखना है। ओके यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यानी कि स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ फाइनली कि हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उसमें नेचर में जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती है वो कोई भी उस रूल को फॉलो नहीं करती। इसीलिए हमें जो नेचर में जितनी भी गैसेस होती है उनको रियल गैस बोलना पड़ता है, क्योंकि ये कोई भी आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। आइडियल गैस इक्वेशन इज ए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो ये जैसे ग्राफ है P इंटू वी का और वर्सेस P, तो इसमें देखो अगर आइडियल गैस, सारी नेचुरल गैसेस अगर आइडियल होती तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस आइडियल गैस की, तो ये सारे ग्राफ इसके पैरेलल होने चाहिए थे, डॉट 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 इस तरह से। लेकिन आप ध्यान से देखो मोनोऑक्साइड है, पहले नेगेटिव डेविएशन फिर आपकी सीधी पॉजिटिव डेविएशन में चली गई। CH4 देखो हाईएस्ट नेगेटिव, ये 0 है, ये कहलाता नेगेटिव, जितना भी नीचे होता है इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ऊपर साइड वाले को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो यहां से ये चला तो ये इसको CH4, तो ये आपका नेगेटिव, हालांकि इसका लिक्विफिकेशन अच्छा होगा लेकिन ये डेविएशन है। और इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम आपको दिख रही है ये डायरेक्टली पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। तो इस तरह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल से होती है। तो इस ग्राफ का रियल गैस में सिग्निफिकेंस यही है कि जो गैस जितनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन से निकलेगी उस गैस का उतना ही जल्दी क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लिक्विफिकेशंस कर सकते हैं। बट श्योर द नो वन इज आइडियल गैस, एवरीवन इज रियल गैस इन दिस नेचर। इस तरह से स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ को, जैसे बॉयल्स लॉ में अपन क्या कहते हैं, बॉयल्स ने लस्सी पीवी है ना, तो P इंटू वी, तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखेंगे। तो अब अगर हमारी आइडियल गैस का ग्राफ पीवी इक्वल टू एनआरटी से ये आया है ना पीवी का, तो अगर रियल गैस आइडियल होती तो एग्जैक्टली इसको सुपर इंपोज करती, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन देखो यहां से आने के बाद उन्होंने डाउन टर्न कर दिया, इसका मतलब वो लाइन को सुपर इंपोज नहीं कर रही, यानी कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो स्टूडेंट्स इससे ये प्रूव हो गया ऑल गैसेस, ऑल नेचुरल गैसेस, अपन ऐसे कह सकते हैं ऑल नेचुरल गैसेस आर रियल गैसेस। जितनी भी नेचुरल गैसेस होती है वो कोई भी आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती, वो सब रियल गैसेस होती है। तो हमें स्टूडेंट करेक्शन फैक्टर लगाने पड़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में। तो इसमें प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो करेक्शन आएगा, तो प्रेशर आपका रियल जितना है अगर आप उसमें a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर ऐड करते हैं तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू P आइडियल, तब जाके वो P आइडियल के बराबर होगा रियल गैस का। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम आइडियल तभी होगा, ठीक है, वॉल्यूम को आइडियल तभी मानेंगे जब उसमें आप V रियल जितना होगा उसमें से -NB करेंगे। A और B यहाँ पे रेस्पेक्टिव कांस्टेंट है और बाकी मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया और प्रेशर एंड वॉल्यूम रियल हो गए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को अगर अपन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, इनमें प्लेस करें तो P की जगह पे आइडियल की जगह ये प्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई V रियल माइनस NB गिव्स nRT। ये आपकी रियल गैस इक्वेशन बन गई। तो इसको क्या बोलोगे, ये तो कहलाती है PV इज इक्वल टू आइडियल, इसको तो बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। और ये डाउन वाली जो आपकी ये कहलाएगी, जिस साइंटिस्ट ने दी उसका नाम है वंडरवाल वॉल्स रियल गैस
इक्वेशन, वान डेर वाल रियल गैस इक्वेशन। तो ये कहलाती है आपकी वान डेर वाल। इतना करेक्शन करेंगे तो हमारी रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करेगी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर सम गैस। कुछ गैसेस के लिए अपन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं, यानी कि किसी गैस को कितना पर्टिकुलर प्रेशर पे जो है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है, ड्राई आइस बनाई जा सकती है। तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है स्टूडेंट उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जेड आपका जो होगा वो हमेशा पीवी, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पीवी अपॉन एनआरटी का जो रेशियो होता है वो जेड। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, और जेड क्या होगा, रेशियो ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन एनआरटी। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ग्राफ है जेड इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी में, और इस साइड में आपका प्रेशर इन बार है, और कुछ गैसेस के एग्जांपल जैसे N2, H2, O2, CH4, CO2, ठीक है। और अगर इस पाथ पे होते तो आपकी ये सारी आइडियल, लेकिन ये सब नेगेटिव डेविएशन, मोस्ट ऑफ गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, कुछ गैसेस आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, ठीक है। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस कोई अगर है, पहली बात तो होगी नहीं, या होगी तो बहुत लो प्रेशर पे जो होती है वो रहती है, तो Z इक्वल्स टू 1 रहता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि इसमें PV इक्वल्स टू एनआरटी का फॉर्मूला लगता है, और PV को एनआरटी में P जो है वो डायरेक्टली V के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन होगी इसके अंदर। तो इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स आइडियल तभी हो सकता है जो Z की वैल्यू यूनिटरी हो। अब हाई प्रेशर पे वेरिएशन क्या, हाई प्रेशर जब होगा तो आपका Z लार्जर हो जाएगा 1 से, तो ऐसी गैसेस को डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी कि उनका लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल से होता है। और मोस्ट ऑफ गैसेस जो होती है इंटरमीडिएट प्रेशर पे, जहां पे 1 से कम आपका Z हो जाएगा, ठीक है, तो उस केसेस में ऐसी गैसेस को इजी टू, तो ऐसी गैसेस के लिए अपन कह सकते हैं इजी टू कंप्रेस, इजी टू कंप्रेस कह दीजिए, लिक्विफाई कह दीजिए, इन गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इस ग्राफ में आपने देखा होगा जितनी गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो करेगी इजी टू कंप्रेस हो जाएगा, जितनी गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी डिफिकल्ट टू कंप्रेस होगा। तो ये कहलाता वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर सम गैसेस। एक इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें कहेंगे द टेम्परेचर, क्या लिखेंगे इसमें, द टेम्परेचर एट विच गैस कैनॉट बी फर्दर लिक्विफाई even lot of pressure increases, यानी कि हम कितना ही प्रेशर बढ़ा दें इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब आपकी गैस और जो है वो लिक्विफाई नहीं की जा सकती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसमें जितना वॉल्यूम गैस का यूज करते हैं वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है, और प्रेशर जो होगा उसको अपन क्रिटिकल प्रेशर, जिसपे गैस का लिक्विफिकेशन होता हो। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वो इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टेट ऑफ मैटर के अंदर है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका कंसेप्ट है कि पहले तो गैस और लिक्विड स्टेट में फर्क क्या है, यानी कि हमारे पास जो गैसेस स्टेट फॉर्म होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं, और इसको अपन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं किसी भी कंडीशंस के ऊपर, तो ये गैस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करके लिक्विड में आ जाएगी। तो उसके लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम हायर बाय कूलिंग और बाय अप्लाइंग प्रेशर। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम गैस की टेम्परेचर को कम कर दें तो कूलिंग आ जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो गैस के मॉलिक्यूल पास में आकर के इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट कर सकते हैं, या हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो बाय प्रेशर भी जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका
इंक्रीज, गैस कंप्रेस हो जाएगी और फोर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल NH3, SO2, HCl, CO2, ये जितनी भी गैसें हैं ये लिक्विफाई हो जाती है एट रूम टेम्परेचर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, या ये कूलिंग में भी लिक्विफाई हो जाती है अगर अपन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी अगर अपन कूलिंग शो कर दे तो ये दो कंडीशंस है जहां पे इन गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है। कंसेप्ट वही है कि गैसियस मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है आपस में वो वीक होता है, और जैसे इस कंडीशन पे जब एग्रीगेशन पास पास आ जाएगा तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और जैसे ही एग्रीगेशन होगा बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो आपका इसमें क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल जो पास पास आ जाएंगे और उससे एक फेज चेंज हो जाएगी जिसको अपन कहते हैं लिक्विड स्टेट। ऐसा मोस्टली एट लो टेम्परेचर पे या एट हाई प्रेशर पे पॉसिबल है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन CO2 के केसेस में लिक्विफिकेशन कैसे होता है। इसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक नेम से, इसमें एक कर्व दिया, इस कर्व के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो फॉर आइसोथर्म मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अपन देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपकी स्टडी की गई इस पे। तो इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कुछ पॉइंट मैंने इस पे मार्क किए हैं। जैसे आपको एक पॉइंट ए दिख रहा होगा, ये पॉइंट ए है यहाँ पे, यहाँ टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, जिसको अपन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं CO2 गैस का। अब यहां से जैसे इस साइड पे ध्यान रखना, आपको प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर एक पर्टिकुलर 273 प्रेशर को टेम्परेचर वही रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। तो प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे देखा बी पॉइंट तक आ जाएगा। बी पॉइंट तक जैसे ही आएगा स्टूडेंट तो यहां से यहां तक इतना प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, तो अब ये गैस आपकी धीरे धीरे यहां से लिक्विफाई होना शुरू, तो पॉइंट बी इंडिकेट नाउ द गैस गेट लिक्विफाइड, तो यहां से लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट लिक्विफाई नहीं होगी। इसीलिए जो बीच में G+L लिखा है इसका मतलब गैस एंड लिक्विड बोथ मिक्सर्स इज अवेलेबल। और उसी प्रेशर पे अब आपका प्रेशर लगभग कांस्टेंट ही चल रहा है। ये देखिए इस पॉइंट सी तक जब आप आएंगे तो ये पॉइंट सी तक आपका ऑलमोस्ट प्रेशर वैसा, ये बहुत हल्का सा चेंजेस है। तो सी पॉइंट तक जो है वो आपकी गैस कंप्लीटली लिक्विफाइड हो जाएगी। तो ठीक है, ये इस पॉइंट पे, यानी कि यहां आते आते आपकी गैस का वॉल्यूम कम हो जाए और ये कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो सी पॉइंट इज कंप्लीटली लिक्विफाइड। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा भी देते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा इसके, इसीलिए सी पॉइंट पे मैक्सिमम गैस का लिक्विफिकेशन हो जाएगा। अब हम टेम्परेचर चेंज करके देखें तो 294 केल्विन पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उस पे आपका देखेंगे, इस टेम्परेचर पॉइंट पे यहाँ पे आए और फिर ये देखो यहाँ पे वापस से, लेकिन ये जो कर्व है आप देखो सरफेस एरिया जो टोटल है जितना पहले था उससे अब कम हो गया और कम हो जाएगा, तो ये एरिया कम हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको मिक्सर जो मिलेगा वो गैसियस प्लस लिक्विड, लेकिन अमाउंट कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी गैस प्लस लिक्विड मिक्सर्स की। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ेगा, 304 पे देखें तो टेम्परेचर पे, तो 304 वाले पे देखिए आप इस पॉइंट पे आता था आपका लगभग कर्व खत्म हो गया ये वाला, ओनली गैस, यानी कि अब CO2 आपकी सिर्फ ओनली गैसियस स्टेट में रह गई है। ठीक है, और इससे अबव अगर अपन ले जाएंगे 323 केल्विन के आसपास हाई टेम्परेचर पे, तो गैस कैन ओनली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो CO2 सिर्फ आपकी गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगी। अब आप चाहे प्रेशर कितना भी रेस कर दें, प्रेशर कितना भी रेस कर दे, अब ये लिक्विड स्टेट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये लिक्विफिकेशन है, इस साइड में अगर आता है टर्न करके तो लिक्विफिकेशन है। अब हम प्रेशर को कितना भी रेस कर दें फिर भी आपकी गैस अब लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि वो अब इतने टेम्परेचर पे चलेगी कि वो सिर्फ गैसियस स्टेट में ही रह सकती है। अब इसमें तीन मेन सिंबल्स अपन ने यूज किए, एक तो TC फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर, VC क्रिटिकल वॉल्यूम और PC हो जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं द टेम्परेचर अबाउ जितना टेम्परेचर आपके पास में, टेम्परेचर अबाउ वेयर द हाउ मच प्रेशर वी कैन इंक्रीज बट द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि अब इतना उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रह गया कि कितना भी प्रेशर बढ़ा दे अब वो गैस फर्दर लिक्विफाई नहीं हो सकती, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और उसके बाद में क्रिटिकल प्रेशर का मतलब होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर द रिक्वायर्ड प्रेशर बाय विच वी कैन कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। तो किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे
वो हाईएस्ट प्रेशर जहां पे रिक्वायर्ड हो, जिस पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। और एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल, एक मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस का एक मोल एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, उस पे जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा वो वॉल्यूम आपका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे। और इन तीनों को अगर फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर एनी गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है लिक्विड स्टेट। कोई भी लिक्विड स्टेट अभी अपने गैस में भी देखा। अब लिक्विड स्टेट ओरिजिनली जो एग्जिस्ट कर रही है उसमें क्या होगा, आपके पार्टिकल्स जो होंगे वो रैंडम रहेंगे, लेकिन उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा इसके पास में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बट लेस देन सॉलिड स्टेट, और सेकंड हो जाएगा लेस डिस्टेंस इन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम रहेगी, और रैंडम मोशन इसके अंदर भी होंगे, डायरेक्शन नहीं होगा, ये भी रैंडम मोशंस करेंगे बट क्लोजर टू ईच अदर। ये तो आपके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करें, तो देखिए वेपर प्रेशर के केसेस में क्या होगा, आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, उस लिक्विड को ऊपर से क्लोज कंटेनर बना दीजिए और इसमें आप लिक्विड फिल कर दीजिए कोई भी, और लिक्विड को फिल करने के बाद में जैसे ही इसको आके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वेपर बनाएंगे तो वो वेपर ऊपर आकर के इसको सैचुरेट करेगी। तो ये वैकेंट एरिया है, तो इसमें ये आपकी वेपर स्टेट बन गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा, इसमें सरफेस एरिया खाली है, तो ये पूरा वेपर से फिल होकर के एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद में इनके पार्टिकल्स के बीच में जो वेपर स्टेट में इनके बीच में कॉलिजन स्टार्ट हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज, और ये वापस से जैसे मान लो इतना आपका वेपर इवोपरेट हो गया और उसके बाद में ये मान लीजिए लिक्विड सरफेस है, तो ये वापस से गैसेस पार्टिकल्स इस सरफेस पे आकर के टकराएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रेशर क्रिएट करना सरफेस पे। तो ये कौन सी स्टेट हो गई आपकी, वेपर स्टेट। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, लिक्विड। ठीक है, तो अब इसमें डिफाइन अगर करेंगे वेपर प्रेशर को तो क्या बोलेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द वेपर। ठीक है, द प्रेशर, डेफिनेशन देखिए, द प्रेशर exerted by vapor on surface of liquid is known as vapor pressure, known as VP है vapor pressure। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब इसमें इसकी एप्लीकेशंस में एक अपन बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इसी बेसिस पे डिफाइंड होता है। जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट, आपको कह जाए बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करिए, तो बॉइलिंग पॉइंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि यहाँ पे जितना प्रेशर क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर जब आपका एटमॉस्फेयर जो आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, इसको पूरा लिख दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर, ऐसे लिख दीजिए इसको, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure equal to vapor pressure equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is known as boiling point. ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये आपका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की तरह H2 है, तो H2 का 100 डिग्री सेल्सियस पे
ये जो वेपर होती है यहाँ की वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाती है, तो उस पे आपका वाटर जो होता है बॉईल होना शुरू हो जाता है, उसी को अपन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट हमारे पास में 2 और वर्ड्स है इसमें, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, लिक्विड से रिलेटेड है। सरफेस टेंशन क्या है कि जैसे आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर जो लिक्विड की ड्रॉप यानी कि H2O का जो इनसाइड वाटर होता है वो तो सराउंडेड जो है वो बैलेंस फोर्स महसूस करता है यहाँ पे, तो हियर इज बैलेंस फोर्स, ईच मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बैलेंस फोर्स। लेकिन जो सबसे लास्ट ड्रॉप यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है वाटर का, तो वो इम्बैलेंस, क्योंकि इस एरिया में कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि वहां पे लिक्विड नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट महसूस करेगा। और ये जो इम्बैलेंस फोर्स होगा ये क्या करेगा, एयर को अट्रैक्ट करके यहाँ पे लेयर फॉर्मेशंस करेगा, यानी कि दूसरी फेज के साथ लिक्विड जो होगा वो एयर के साथ में सरफेस टेंशंस क्रिएट कर देगा। तो अपन कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पर लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, या टेंशन क्रिएटेड बाय द सरफेस इन बिटवीन टू फेजेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट क्या होगी, डाइंस पर सेंटीमीटर, या डाइन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सरफेस टेंशन। नाउ कम टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो का टर्न अगर अपन इमेजनरी ऐसे लिक्विड लेयर की फॉर्म में माने, तो ये लेयर फॉर्म में लिक्विड चल रहा, तो लिक्विड इस तरह से फ्लो करेगा, तो जितना आपका जैसे ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड्स होगा तो इसके 2 लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन को अपन जो है वो मेजर करते हैं विस्कोसिटी से, तो इसको बोलते हैं, और या 2 तरीके से कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी। मैथमेटिकली दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which are one part of liquid offered to another part of liquid is called viscosity। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको 2 लेयर के बीच का फ्रिक्शन है। इसमें कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, तो फोर्स इक्वल्स टू एटा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए एरिया, du अपॉन dz, du आपकी वेलोसिटी, dz आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2 और सेकंड, या 1 पॉइस इक्वल टू लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो इसको अपन विस्कोसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए सारा पहले, यस पेन डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट 1 शॉट वीडियो 4, ठीक है, इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। वो स्टेट ऑफ मैटर्स के लिए 1 शॉट वीडियो जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिटन एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।